अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। अभी कल की बात है कि पाकिस्तान एक हरा भरा दरख्त था और ख़ूब तेज़ी से पनप रहा था। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ग्रोथ रेट 6 तक पहुंच चुका हुआ था। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रिकग्नाइज कर रही थी और अप्रिशिएट कर रही थी। लेकिन फिर नज़र लग गई और उसके बाद उस दरख्त पर, उस पाकिस्तान नाम के उस हरे भरे दरख्त पर शहबाज शरीफ नामी, मोहसिन नकवी नामी, औरंगज़ेब नामी और मरियम नौटंकी नामी और आईजी उस्मान अनवर जैसे लोगों को लाके उस दरख्त की एक शाख पर बिठा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि ये दरख्त अब आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो गया। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, चूँकि खबरें बताई नहीं जाती, मीडिया पर ऐसी चीज़ें आने नहीं दी जाती, इसलिए आप तक मुमकिन है कि वो बात भी देर से पहुंचती हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पहुंचती ही नहीं, लेकिन देर से पहुंचती हो। बलूचिस्तान में 23 अफराद को, 23 पंजाबियों को बेदर्दी से कत्ल करके फेंक दिया गया और किसी ऐसे सहाफ़ी की जो कि इस पर बहुत बात करते थे, किसी की आवाज़ नहीं निकली और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इस हवाले से कोई मज़म्मती बयान भी जारी नहीं किया। किसी आलम दीन को अभी तक मैंने इस पर बात करते नहीं देखा। इसलिए मैं इनको सो कॉल्ड आलम दीन कहता हूँ, क्योंकि अगर ये वाक़तन सचमुच के आलम दीन होते तो हक सच के लिए खड़े होते। ये तो कभी खड़े ही नहीं हुए। बलूचिस्तान में इससे पहले जो हालात हैं, अभी तक तो यही समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, बलूचिस्तान का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक ऐसी खबर जो आप मुमकिन है सुन चुके हों कि वहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मंजूर पश्तीन समेत मुबैना तौर पर, ये लोग 11 अक्टूबर को पख्तूनख्वा की अलहदगी का ऐलान करने जा रहे हैं। खैर, अलहदा तो क्या होगा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ऐसा हो, लेकिन जब तहरीकें जन्म लेती हैं या तहरीकें इस तरह की बुनी जाती हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ और अफराद भी शामिल होते हैं, कुछ ताकतें भी शामिल होती हैं, वरना तो तहरीक उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बलूचिस्तान न सिर्फ दुनिया को खटक रहा है, बल्कि बलूचिस्तान हमारे जितने अरब ममालिक हैं उनको भी खटक रहा है। सच पूछे तो हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो भी नहीं चाहते कि उनका ये वाला भाई जो है ये अच्छा खाना खा सके, ये मुल्क तरक्की कर सके, वो भी नहीं चाहते। चाइना को ठीक है, सी पैक आपने बनाया, सब कुछ दे दिया उनको। चाइनीज़ के बारे में भी बहुत जल्द ये सारे ज़ोमात जो हैं ये भी दूर हो जाएंगे। दुनिया के तमाम ममालिक की एक दूसरे के साथ ज़ाती दोस्तियाँ नहीं होती, दूसरे ममालिक के मुफादात होते हैं। एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ मुफाद की दोस्ती होती है, ज़ाती दोस्ती नहीं होती। और चाइना बिलखसूस वो तो इतना खामोश मुफाद परस्त है कि वो बात भी नहीं करता और पूरा मुफाद भी ले जाता है। पाकिस्तान ने उनसे दोस्ती की हुई है, ठीक है, पुरानी दोस्ती है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन चाइनीज़ अपने ताई बहुत खुद गर्ज कौम है। चाइनीज़ सिर्फ अपना मुफाद सोचते हैं और मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क को यह हक हासिल है कि वो अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए कुछ भी करे। ये सिर्फ एक हम हैं जो दूसरों के आलाकार बने हुए हैं या बनते हैं। थोड़े से पैसों पर हम बिक जाते हैं। हमारा ज़मीर दुनिया में सबसे सस्ता ज़मीर है, जब चाहे ख़रीद लें और अपनी मन मर्जी की कीमत पर ख़रीद लें। हमारे यहाँ बिकने के लिए लोग हम वक्त तैयार बैठे होते हैं। बलूचिस्तान में जितनी कत्ल गारत हो रही है, देखिए, अगर एक गरीब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गरीब अपनी साथ होने वाली ज़्यादती को लेकर के वो अग्रेसिव होता है। ताकतवर जो लोग होते हैं वो कभी अग्रेसिव नहीं होते। ताकतवर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो बहुत ठंडा खिलाड़ी होता है और बहुत मज़े से खेलता है उस चीज़ को। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान, जो भी हुक्मरान है, मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। कच्चे के डाकुओं ने 12 पुलिस वाले मार के फेंक दिए। माओ के लखते जिगरों को इस कदर बुरी तरह से बेदर्दी से मार दिया गया कि जिसकी हद नहीं। माओ की गोदें उजड़ रही हैं। कच्चे के डाकू आपसे काबू नहीं आ रहे और वजीर दाखिला कौन है? मोहसिन नकवी।
10 विकेटों से बुरी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार गई बांग्लादेश से। चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। मैंने इसीलिए आपको कहा कि हरे भरे दरख्त पर जब इस तरह के लोग आके बैठेंगे तो उनके उस दरख्त का सूखना बनता है। औरंगजेब खजाने पे लाके बिठा दिया, खजाने का बेड़ा गर्क। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ एक माह से बुरी तरह से इलेक्शन हारा हुआ, कह रहा है कि मुल्क से दहशत गर्दों को खत्म करना होगा। अबे वजीर दिफा तू है, वजीर दाखिला तेरा प्लांटेड मोहसिन नकवी है। तू किसको कह रहा है कि मुल्क से दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए? इख्तियारात तो तेरे पास हैं, किसको बेवकूफ बनाते हो यार? वो जमाने लद गए, अब आपको कुछ करना पड़ेगा हुजूर। छोड़ दें ये नौटंकियां, छोड़ दें। बेहतर ये है इस मुल्क की जान ही छोड़ दें। शहबाज शरीफ, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान चला रहा है? आप यकीन कीजिए उसकी ज़हनी सलाहियत, उसकी हैसियत, उसकी औकात ही नहीं है कि वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बन सके। ये एक पाकिस्तान ही बदनसीब मुल्क है कि जहां पर इस तरह के मसखरे आके बैठ जाते हैं। वो काकड़ आया था, आप समझते हैं कि काकड़ में इतनी पावर थी कि वो पाकिस्तान को चला सकता? ये मोहसिन नकवी जो कल तक मैंने इसकी एक तस्वीर देखी है किसी एयरपोर्ट पर ज़मीन पर, ये अपने सर के नीचे बैग रख के पासपोर्ट पेट पर रखा हुआ है और ये लेटा हुआ है और साथ जो दो लोग लेटे हुए हैं उनकी हैसियत से अंदाज़ा हो रहा है उनके लिबास से कि वो इसके कितने मालदार दोस्त होंगे। अचानक ये पनप गया, अचानक मालदार हो गया, अचानक इतने सारे चैनल्स का मालिक बन गया। कैसे? कौन है इसके पीछे? कभी आपने सोचा? मुबैना तौर पर ये लोग साम्राज्य ताकतों के टट्टू हैं। जब से ये पाकिस्तान की शाख पर आके बैठे हैं, पाकिस्तान, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान सूखना शुरू हो गया। अब आज अगर पाकिस्तान को सही समत में, सही डगर पर, सही ट्रैक पर चढ़ा भी दिया जाए तो 15 साल लगेंगे आपको उस जगह पर वापस आने में जहां से इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के गए। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का, इन्होंने मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आपको संभलने में 10 से 15 साल लगेंगे अगर आज फैसला कर लिया जाए कि हमें अपनी समत ठीक करना है, जिसके आसार नजर नहीं आ रहे। अगर गरीब जिसका हक मारा जाता है वो अग्रेसिव होता है, उसका हक बनता है, लेकिन एक मालदार है, एक ताकतवर है जो उसका हक गजब कर रहा है, वो भी उतना ही अग्रेसिव हो रहा है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? लिहाजा किसी एक को ठंडा होना होगा और ठंडे दिल से सोचना होगा। बलोचिस्तान आपके हाथ से मुट्ठी में रेत की तरह आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा है। आप जितना चाहे कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें और ये बातें मीडिया तक ना आने दें, लेकिन बलोचिस्तान के हालात और आसार अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान हमसे छीना जा रहा है और उसमें दुनिया भर की ताकतें शामिल हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जितने ये सो कॉल्ड ये अरस्तु और जहीन, खैर इनको अरस्तु कह के तो अरस्तु की रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, ये जो अपने आप को बहुत जहीन समझते हैं, इनसे बलोचिस्तान नहीं काबू आ रहा, महारंग बलोच काबू नहीं आ रही इनसे। क्यों? इसलिए कि जब आप अपना नैरेटिव, आप अपना बयानिया नहीं बेच पाएंगे तो दूसरे लोग अपना बयानिया बेचने में कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब आपके पास कोई बयानिया ही नहीं है और आप कुछ नहीं कर पा रहे इस बारे में। खैबर पख्तूनख्वा का मैंने आपको बताया कि 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ तंजीमें अलहदगी का ऐलान करने जा रही हैं पाकिस्तान से। ये खबर बाज़गश्त कर रही है, सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। देखिए, जहां धुआं होता है ना उसके नीचे थोड़ा सा अलाव जरूर होता है, कोई राख ऐसी सुलग रही होती है। आप नहीं देखना चाहते, आप उसको चेक नहीं करना चाहते, आप उस पर पानी डालना नहीं चाहते, तो आपकी मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो वावेला कर सकते हैं, चूंकि मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, मुझे तो तकलीफ होती है। और ओवरसीज पाकिस्तानी को यह कहना कि तुम लोग वहां जाके पासपोर्ट ले चुके हो, तुम लोग वहां जाके अपनी जिंदगी इरादा कर चुके हो, लिहाजा तुम्हें पाकिस्तान की तरफ पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए, किस कदर जहालत पर मबनी जुमला है, किस कदर गैर फितरी जुमला है। घोंसले से अगर चिड़िया उड़ जाए या उसके बच्चे गिर जाएं तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो घोंसला उसका नहीं रहता या उसकी ख्वाहिश नहीं है वापस उस घोंसले में आने की। ऐसा तो नहीं होता। को थोड़ा सा होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हालात, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भले तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन उसके पीछे बहुत से अलाव भड़क रहे हैं जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और रह गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जितनी मादनियात हैं, बलूचिस्तान में रेकोडेक है, बलूचिस्तान में सोने के पहाड़ हैं, बलूचिस्तान में हीरे जवाहरात हैं, बलूचिस्तान में और बहुत सी मादनियात हैं,
اور بلوچستان میں تیل ہے بے پناہ، جس کی وجہ سے ایران بھی آپ سے ناراض رہتا ہے اور آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ وہاں سے تیل نکال سکیں۔ اگر اسی طرح کی غلامی کی زندگی ہی جینا تھی تو پھر وطن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ قائد نے اس لیے تھوڑی وطن بنایا تھا کہ آپ ایک قید سے نکل کے دوسری قید میں پھنس جائیں، آپ ایک پنجرے سے نکلیں اور دوسرے پنجرے میں ڈال دیے جائیں، ایسا تھوڑی تھا۔ آج تو قائد کی روح بھی بار بار تڑپتی ہوگی اور صبح دوپہر شام تڑپتی ہوگی کہ اس کے دیش کا کیا حال کر دیا نامرادوں نے۔ یہ نوٹنکی ہے، یہ جتنے یہ نواز شریف کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں کووڈ ختم ہو چکا، میں نے کبھی اب تک کسی کو ماسک پہنے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا اس بارے میں کہ یہ شخص ماسک کیوں پہنتا ہے؟ ناک پہ کیوں نہیں لگاتا؟ منہ پہ کیوں رکھتا ہے ماسک؟ کبھی اس پہ غور کیجئے گا۔ اور آپ اس کو ہیرو بنانے چلے ہوئے ہیں، وہ کبھی مری کے مال روڈ پہ پھر رہا ہے، لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ کیا نوٹنکیاں ہیں یار، یہ ڈرامے بازیاں خود کرتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ جی وہ بڑا پاپولر ہے۔ آؤ میدان میں نکلو، آؤ الیکشن کراؤ، نواز شریف الیکشن جیت کے دکھاؤ۔ تم جیت گئے میں تمہیں اپنا لیڈر مان لوں گا، تم تو الیکشن ہارے ہوئے ہو۔ خاندان شریفہ پورے کا پورا ٹبر ہی الیکشن ہارا ہوا ہے، لیکن کیا کریں؟ فارم 47 اس کو کہاں لے جائیں؟ نہ قاضی فائز عیسیٰ کو شرم آئے گی، نہ سلطان سکندر راجہ کو شرم آئے گی، کیونکہ یہ سارے پپٹس ہیں۔ ان سب کی فائلیں، ان سب کی ویڈیوز ممکن ہے خاندان شریفہ کے پاس ہوں، ممکن ہے، میں یقین کی حد تک کہہ رہا ہوں ممکن ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔